चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जो सिविल सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। ये बॉडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है और आर्टिकल 315 टू 323 के बीच इनकी फंक्शनिंग डिफाइन की गई है। आइए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट 1926 में हुआ, जो सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट के अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था। की टर्म्स को देखते हैं। अपॉइंटमेंट, यूपीएससी के मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और एसपीएससी के मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये बॉडीज अपने रिस्पेक्टिव लेवल पर रिक्रूटमेंट का काम करती है। क्वालिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है, पर यह कहा गया है कि 50% मेंबर को 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में। टेन्योर की बात करें तो यूपीएससी का चेयरमैन 6 ईयर के लिए अपॉइंट होता है या जब तक वो 65 ईयर का ना हो जाए, जो भी पहले हो। एसपीएससी में चेयरमैन का टेन्योर 6 ईयर या 62 ईयर का होता है। इंडिपेंडेंस की बात करें तो यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के मेंबर की सैलरी और एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड से पे होती है, जो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करती है। ये बॉडी अपने काम में फ्री होती है और प्रेसिडेंट या गवर्नर के अप्रूवल के बिना अपनी फंक्शनिंग नहीं बदल सकते। अब रिमूवल ऑफ मेंबर्स को देखते हैं। यूपीएससी और एसपीएससी के मेंबर को प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये रिमूवल ओनली इन ए स्पेसिफिक मैनर, जैसे मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर हो सकती है। अब बात करते हैं रेजिग्नेशन एड्रेस टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों का काम है सिविल सर्विस के लिए रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट करना। ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करती है और उनका रोल मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट को इंश्योर करना है। इन दोनों बॉडी के कुछ की फंक्शंस और लिमिटेशंस है जो उनकी फंक्शनिंग को डिफाइन करते हैं। आइए इनकी फंक्शन और लिमिटेशंस को समझते हैं। फंक्शंस ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी। वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम, यूपीएससी को मेरिट सिस्टम का वॉचडॉग माना जाता है, जो इंश्योर करता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। ये मेरिट को प्रायोरिटाइज करता है और हर कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एडवाइजरी नेचर ऑफ रिकमेंडेशंस, यूपीएससी या एसपीएससी जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो एडवाइजरी नेचर के होते हैं, यानी ये गवर्नमेंट के लिए सजेशन होता है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होते। मतलब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस, गवर्नमेंट इन रिकमेंडेशंस को फॉलो कर सकती है, लेकिन उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं होते। मैटर्स यूपीएससी एसपीएससी इज कंसल्टेड ऑन रिक्रूटमेंट मेथड, सिविल सर्विस और पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रिंसिपल फॉलो किए जाएंगे, सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को एसेस करना, डिसिप्लिनरी मैटर, अगर कोई सिविल सर्वेंट डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाता है, टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, टेम्पोररी पोस्ट के लिए सिलेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, अगर किसी को सर्विस एक्सटेंड करनी हो तो। अब सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन यूपीएससी एसपीएससी कंसल्टेशन को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट यूपीएससी एसपीएससी से कंसल्ट नहीं करती है तो एग्रीव्ड पब्लिक सर्वेंट को कोर्ट में अपील का कोई हक नहीं है। मतलब ये कंसल्टेशन मैंडेटरी नहीं है और सिलेक्शन के लिए यूपीएससी का डिसीजन राइट नहीं होता। असिस्टिंग स्टेट इन ज्वाइंट रिक्रूटमेंट, अगर दो या ज्यादा स्टेट मिलकर
रिक्रूटमेंट करना चाहती है तो यूपीएससी उन्हें असिस्ट कर सकता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को ज्वाइंटली रिक्रूटमेंट करना हो तो यूपीएससी उनकी मदद कर सकता है। एक्सक्लूजन ऑफ पोस्ट फ्रॉम यूपीएससी परव्यू। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कुछ पोस्ट और सर्विसेज को यूपीएससी के परव्यू से एक्सक्लूड कर सके। एनुअल रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट। यूपीएससी हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में प्लेस होता है। अब लिमिटेशंस ऑफ यूपीएससी या एसपीएससी को देखते हैं। मैटर आउटसाइड यूपीएससी जुरिडिक्शन। यूपीएससी कुछ स्पेसिफिक मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन, एससी एसटी क्लेम, एसटी एससी के क्लेम को कंसिडर करना, सिलेक्शन फॉर चेयरमैन मेंबर, कमिश्नर या ट्राइब्यूनल के चेयरमैन या मेंबर का सिलेक्शन, टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, टेम्पोररी पोस्ट के लिए सिलेक्शन जो 1 साल से कम हो, ग्रुप सी ग्रुप डी सर्विस के सिलेक्शन। मैटर्स आउटसाइड एसपीएससी जुरिडिक्शन को देखते हैं। एसपीएससी भी कुछ स्पेसिफिक मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन, एससी एसटी क्लेम्स, एसटी एससी के लिए के क्लेम को कंसिडर करना, सिलेक्शन फॉर चेयरमैन मेंबर, स्टेट लेवल कमिश्नर या ट्राइब्यूनल के चेयरमैन या मेंबर का सिलेक्शन। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। एडवाइजरी नेचर। जब यूपीएससी या एसपीएससी रिकमेंडेशन देते हैं तो वो एडवाइज होते हैं, ना कि बाइंडिंग डिसीजन। जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का मतलब है कि यूपीएससी और एसपीएससी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ चीजें उन्हें जुरिडिक्शन के बाहर होती है, जैसे टेम्पोररी पोस्ट या एससी एसटी रिजर्वेशन। कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट को यूपीएससी या एसपीएससी के से एडवाइस लेनी होती है कुछ स्पेसिफिक मैटर में, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं होती। अब बात करते हैं रिमूवल प्रोसीड्यूर ऑफ यूपीएससी एसपीएससी मेंबर एंड चेयरमैन। यूपीएससी और एसपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को रिमूवल के प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिफाइन है। यह प्रोसेस इंश्योर करता है कि जो पर्सन इन पोस्ट पर है वो अपने ड्यूटीज को इम्पार्शियल और फेयर तरीके से परफॉर्म करे। अगर कोई मेंबर अपने ड्यूटी को ठीक से नहीं करता या कुछ मिसबिहेवियर करता है तो उसे रिमूव करने का प्रोसेस है। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ यूपीएससी एसपीएससी मेंबर एंड चेयरमैन को देखते हैं। बाय प्रेसिडेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वो यूपीएससी या एसपीएससी के चेयरमैन या मेंबर को रिमूव कर सके अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, जैसे अगर कोई इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट हो जाता है, अगर वो अपने ऑफिस के ड्यूटीज के अलावा पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो अनफिट है अपने ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए, चाहे वो फिजिकल या मेंटली इन्फॉर्मिटी के वजह से हो। अब रिमूवल फॉर मिसबिहेवियर। अगर चेयरमैन या मेंबर मिसबिहेवियर करते हैं तो उन्हें रिमूव किया जा सकता है, लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करानी पड़ती है। मिसबिहेवियर का मतलब है अगर कोई मेंबर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है या उस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद मिसबिहेवियर को अपहोल्ड करता है तो प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस इस केस में बाइंडिंग होता है। सस्पेंशन ड्यूरिंग इंक्वायरी। जब इंक्वायरी चल रही हो तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं चेयरमैन या मेंबर को जब तक इंक्वायरी कंप्लीट ना हो जाए। एसपीएससी के चेयरमैन या मेंबर को गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट का फाइनल ऑर्डर ना आए। अब ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ जेएसपीएससी। जेएसपीएससी एक स्टेटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई जा सकती है, जो 2 या ज्यादा स्टेट की रिक्वेस्ट होती है। जब 2 या ज्यादा स्टेट्स की रिक्वेस्ट होती है। ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मतलब इसकी इस्टेब्लिशमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया। चेयरमैन एंड मेंबर को देखते हैं। जेएसपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। उनका टर्म ऑफ ऑफिस 6 ईयर या 62 ईयर तक होता है, जो भी पहले हो।
सस्पेंशन और रिमूवल की बात करते हैं। अगर कोई मिसबिहेवियर करता है या अपने ड्यूटी को ठीक से नहीं करता तो उसे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। रिजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को दिया जाता है। एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। जेएसपीएससी हर साल अपने परफॉर्मेंस रिपोर्ट कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है। हर गवर्नर अपने स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये रिपोर्ट रखता है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब है जब कोई पर्सन अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पाता, यानी उसकी लायबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा हो जाती है। मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर का मतलब है जब कोई मेंबर अपने ड्यूटीज को इम्प्रॉपरली या अनइथिकली परफॉर्म करता है। सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब है टेम्पोररी रिमूवल फ्रॉम ड्यूटी जब तक इंक्वायरी चल रही हो। स्टेचुरी बॉडी। स्टेचुरी बॉडी वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ईसीआई और कैग दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं जो अपने रेस्पेक्टिव रोल में इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ईसीआई का काम इलेक्शन कंडक्ट करना है, जबकि कैग का काम फाइनेंशियल सिस्टम को ऑडिट करना है। चलिए इसे समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई। आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को देखते हैं। आर्टिकल 324 पार्ट 15 में ईसीआई का मेंशन है। ईसीआई का काम पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट करना है। ये यूनिटरी फीचर्स है, मतलब ये एक सेंट्रल बॉडी है जो हर इलेक्शन को मैनेज करती है। अपॉइंटमेंट को देखते हैं। प्रेसिडेंट ईसीआई के मेंबर को अपॉइंट करता है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस कमीशन का चेयरमैन होता है। क्वालिफिकेशन को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई नहीं है, बस ये है कि इलेक्शन कमिश्नर को एक अच्छी एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए। मेंबर को देखते हैं। ईसीआई का स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड नहीं है। प्रेजेंटली 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर कमिश्नर होते हैं। टेन्यूर एंड सैलरी को देखते हैं। मेंबर का टेन्यूर 6 ईयर या 65 ईयर तक होता है, जो 65 ईयर एज की बात हो रही है, जो भी पहले हो। सैलरी सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होता है। कंडीशन ऑफ सर्विस को प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को अपनी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देनी होती है। रिमूवल प्रोसीजर की बात करें तो ईसीआई के मेंबर को सुप्रीम कोर्ट जज की तरह रिमूव किया जा सकता है। मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। अदर एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ईसीआई एक ऑल इंडिया बॉडी है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के इलेक्शन को मैनेज करती है। पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन ईसीआई के परव्यू में नहीं आते। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर के बीच डिसएग्रीमेंट हो तो मैटर को मेजोरिटी वोट से डिसाइड किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग को देखते हैं। आर्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रोल को। आर्टिकल 148 टू 151 पार्ट 5 में कैग का मेंशन है। कैग का रोल हर पब्लिक फाइनेंस का ऑडिट करना और इंश्योर करना कि पैसा सही जगह पे यूज हो रहा है। कैग को गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स कहा जाता है क्योंकि ये कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अपॉइंटमेंट को देखते हैं। प्रेसिडेंट कैग को अपॉइंट करता है वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के थ्रू। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्वालिफिकेशन स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन कैग को फाइनेंशियल मैटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। कैग एक सिंगल मेंबर बॉडी है, मतलब एक ही पर्सन इस पोस्ट पर होता है। टेन्योर और सैलरी की बात करें तो कैग का टेन्योर भी 6 ईयर या 65 ईयर उनके एज तक हो सकता है, जो
जो भी पहले हो। सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है। कंडीशन ऑफ सर्विस को पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। कैग को अपनी रिजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देनी होती है। रिमूवल प्रोसीजर की बात करें तो कैग को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशन जरूरी होता है। मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के बेसिस पर कैग को रिमूव किया जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट। कैग 3 तरह की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट की रिपोर्ट, फाइनेंस अकाउंट की रिपोर्ट, पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, जो फिर प्रेसिडेंट इन्हें पार्लियामेंट के सामने रखता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी इन रिपोर्ट को एग्जामिन करता है और अपनी फाइंडिंग पार्लियामेंट को देता है। लिमिटेशंस को देखते हैं। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर को कैग ऑडिट नहीं कर सकता। मनी इशू का कंट्रोल कैग के पास नहीं होता, वो सिर्फ ऑडिट स्टेज तक ही लिमिटेड होते हैं। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिटर्मिनेशन ऑफ टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ईसीआई का एक इम्पॉर्टेंट काम है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिटर्मिनेशन, जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर होता है। ये एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है और इसके तहत ईसीआई इलेक्शन बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं। इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन एंड रिवीजन को देखते हैं। ईसीआई को इलेक्टोरल रोल बनाने और उनको रिवाइज करने का काम दिया गया है। इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना ताकि एलिजिबल वोटर को इलेक्शन में वोट देने का हक मिले। नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन डेट एंड स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन को देखते हैं। ईसीआई को इलेक्शन डेट्स का अनाउंसमेंट करना और नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटिनी करना होती है। ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और सभी कैंडिडेट के नॉमिनेशंस प्रॉपरली चेक किए जाए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल। ईसीआई को पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने और उन्हें इलेक्शन सिंबल अलॉट करने का भी काम होता है। सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल। अगर कोई डिस्प्यूट हो रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज या सिंबल, तो ईसीआई उसे सेटल करता है। कोड ऑफ कंडक्ट। ईसीआई ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जो पार्टीज और कैंडिडेट को इलेक्शन के दौरान फॉलो करना होता है। ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन फेयर और फ्री हो। पब्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ईसीआई को पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिसीज की पब्लिसिटी करने का काम दिया गया है, जिसमें रेडियो और टीवी के थ्रू उनके पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाना होता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ईसीआई को प्रेसिडेंट और गवर्नर को एडवाइस देना होता है अगर मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना हो। कैंसिलेशन ऑफ पोल्स। अगर इलेक्शन में रैगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस या कोई इरेगुलरिटी होती है तो ईसीआई पोल को कैंसिल कर सकता है। रिक्वेस्ट फॉर रिक्विजिशन ऑफ स्टाफ। ईसीआई प्रेसिडेंट या गवर्नर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि ताकि इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जरूरी स्टाफ की रिक्विजिशन की जा सके। इलेक्शन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट रूल हो तो ईसीआई को प्रेसिडेंट को एडवाइस देना होता है कि इलेक्शन कंडक्ट करना चाहिए। रेजिग्नेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ईसीआई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने और उन्हें नेशनल या स्टेट पार्टी का स्टेटस देने का काम करता है, जो उनके पोल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ ईसीआई को देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर दिया गया है, मतलब उनको अपनी ऑफिस में रहने का राइट्स है जब तक उनकी रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जज की तरह नहीं होती। रिमूवल तभी हो सकती है जब पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करे और मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे हो। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को देखते हैं। अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर
के रिकमेंडेशंस के बिना रिमूव नहीं किया जा सकता। सर्विस कंडीशन को उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनके डिसएडवांटेज में नहीं बदला जा सकता। अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। अनूप भारावल केस 2023 के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए एक 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है जो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलकर डिसाइड करेंगे। सर्विस कंडीशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर की सर्विस कंडीशन को उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनके डिसएडवांटेज में चेंज नहीं किया जा सकता ताकि उनका इंडिपेंडेंस मेंटेन हो सके। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। डिलिमिटेशन कमीशन, ये एक कमीशन है जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिड्रॉ करती है ताकि पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही हो। कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो पार्टी और कैंडिडेट को इलेक्शन के दौरान फॉलो करनी पड़ती है। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट। कैग को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को ऑडिट करने का पावर दिया गया है। ये फंड गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मैनेज करते हैं। ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड अथॉरिटी। कैग को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज और उनसे रिलेटेड अथॉरिटीज का ऑडिट करने का पावर दिया गया है। अगर कोई बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट के फंड से तो उसका ऑडिट कैग करता है। ऑडिट ऑफ डेप्थ और अदर ट्रांजैक्शंस। कैग को डेप्थ, सिंकिंग फंड, डिपॉजिट, एडवांसेस और रेमिटेंसेस बिजनेस के अकाउंट का ऑडिट करना होता है। ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। कैग को लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत का ऑडिट करने का पावर भी दिया गया है जब प्रेसिडेंट या गवर्नर ने रिक्वेस्ट किया हो। एडवाइजिंग ऑन अकाउंट प्रोसीजर्स। कैग को प्रेसिडेंट को एडवाइस देने होते हैं रिगार्डिंग द फॉर्म्स इन विच सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट रखते हैं। आर्टिकल 150। सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कैग अपने ऑडिट रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट करता है जो उन्हें पार्लियामेंट के सामने रखता है। सिमिलरली स्टेट लेवल पर कैग अपने रिपोर्ट गवर्नर को देता है जो उन्हें स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है। सर्टिफिकेशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स। कैग को टैक्स या ड्यूटी के नेट प्रोसीड को सर्टिफाई करने का पावर दिया गया है। नेट प्रोसीड का मतलब है टैक्स या ड्यूटी का कलेक्शन माइनस कलेक्शन कॉस्ट। अब कॉम्पाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। कैग को स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को कंपाइल और मेंटेन करना होता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट का कंपाइलेशन कैग से अलग हो गया है ड्यू टू डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट 1976। रोल एज अ गाइड टू पब्लिक अकाउंट कमेटी। कैग को पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड भी माना गया है। ये कमेटी पार्लियामेंट में होती है जो कैग रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। नो मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन। कैग का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कोई मिनिस्टर नहीं कर सकता और कैग के एक्शन के लिए कोई मिनिस्टर को जवाब नहीं देना पड़ता। कैग की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। अब इंडिपेंडेंस ऑफ कैग को देखते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर। कैग को सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर दिया गया है मतलब उसे रिमूव करना डिफिकल्ट है। उसको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के अंदर। इन एलिजिबिलिटी फॉर फर्दर ऑफिस। कैग को अपने टेन्यूर के बाद एनी फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होता। ये उसकी इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करता है ताकि वो अपने ड्यूटी अनबायस तरीके से करे। जैसे कैग को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता। सर्विस कंडीशन। कैग के सर्विस कंडीशन को पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है और उनको वेरी नहीं किया जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस चार्ज ऑन
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कैग को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है, जो उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स के। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये एक फंड है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होता है। कंटिजेंसी फंड, ये एक फंड है जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रिजर्व रखा जाता है। नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, ये टैक्स या ड्यूटी का टोटल कलेक्शन होता है जिसमें से कलेक्शन कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कैग रिपोर्ट को एग्जामिन करता है और गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को इन्वेस्टिगेट करता है। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दोनों का रोल लीगल एडवाइजरी का होता है, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के फंक्शन और जुरिडिक्शन में कुछ की डिफरेंसेस है। चलिए इनको समझते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 पार्ट 5, पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कंट्री लेवल पर होते हैं। इसकी अपॉइंटमेंट को देखते हैं। बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। की पॉइंट्स को देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फुल टाइम काउंसिल नहीं होते, वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट बट नॉट वोटिंग राइट्स। जैसे अटॉर्नी जनरल का रोल पार्लियामेंट में काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 2019 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर अटॉर्नी जनरल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड पर पार्लियामेंट में रखा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट लेवल पे काम करते हैं और राइट टू स्पीक इन स्टेट लेजिस्लेचर में होता है, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होता। अब जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279A पार्ट 12, पर्पस जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने और मैनेज करने के लिए। इसकी कंपोजिशंस की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज चेयरमैन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, वाइस चेयरमैन, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने बीच से वाइस चेयरमैन चूज कर सकते हैं और उनका टेन्योर डिसाइड कर सकते हैं। परमानेंट इनवाइटीज, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। कोरम की बात करें तो 50% ऑफ टोटल मेंबर प्रेजेंट। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेजोरिटी ऑफ 3/4 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से लिए जाते हैं। वेटेज ऑफ वोट को देखते हैं। सेंटर 1/3 वोट, स्टेट 2/3 वोट्स। इसके फंक्शंस को देखते हैं। टैक्सेशन एंड पॉलिसी डिसीजन, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है कि कौन से गुड्स और सर्विस पर जीएसटी लगाना चाहिए और उसका रेट कितना होना चाहिए। सेक्रेटरीज की लोकेशंस है न्यू दिल्ली में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने आर्टिकल 350B को इंसर्ट किया, जिसमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए प्रोविजन दिए गए थे। जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू हुआ था। अब स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आर्टिकल 350B पार्ट 16, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इशू को एड्रेस करने और उनका वेलफेयर इंश्योर करना। इसके कंपोजिशन को देखते हैं। स्पेशल ऑफिसर, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रीजनल ऑफिसेस बेलगांव यानी कि कर्नाटका में, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल। असिस्टेंट कमिश्नर हेड दिस रीजनल ऑफिस। वेल फंक्शंस को देखते हैं। वेलफेयर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, स्पेशल ऑफिसर का काम है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इशू को प्रेसिडेंट के पास रिपोर्ट करें। एनुअल रिपोर्ट, यह रिपोर्ट यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर के थ्रू प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953-55 ने
रिकमेंड किया था कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए। 1957 में कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ऑफिस बना। यह ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर के अंदर काम करता है। जीएसटी काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन को डिटेल में समझते हैं। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A पार्ट 12, इसके फंक्शंस को देखते हैं। टैक्स रिकमेंडेशंस। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है कि कौन से टैक्सेस, सेसेस और सरचार्ज सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडी पर लगने चाहिए जो जीएसटी में मर्ज हो जाएंगे। स्पेशल रेट फॉर नेचुरल कैलेमिटीज। जीएसटी काउंसिल स्पेशल रेट भी डिसाइड कर सकता है अगर नेचुरल कैलेमिटी या डिजास्टर हो, ताकि एडिशनल रिसोर्सेस रेज किया जा सके। स्पेशल प्रोविजन फॉर सेंट्रल सर्टन स्टेट्स। जीएसटी काउंसिल कुछ स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन भी बना सकती है। ये स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब फाइनेंस कमीशन को देखते हैं। आर्टिकल 280 पार्ट 12। फाइनेंस कमीशन का मेन फोकस है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रांट्स का एलोकेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट्स। इसके फंक्शंस को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स प्रोसीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ये इंश्योर करता है कि स्टेट को उनके शेयर का पैसा मिले। ग्रांट्स इन एड। सेंटर और स्टेट को ग्रांट्स इन एड्स प्रोवाइड करता है ताकि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव हो सके। फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है कि किस स्टेट को कितना एड मिलेगा। ऑगमेंटिंग स्टेट्स फंड। फाइनेंस कमीशन स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशंस देता है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पर बेस्ड होता है। फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट के थ्रू एनी अदर मैटर भी रेफर किया जा सकता है जो साउंड फाइनेंस के लिए जरूरी हो। अब बात करते हैं अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन। एडवाइजरी नेचर ऑफ रिकमेंडेशंस। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस एडवाइजरी होते हैं, यानी कि सेंटर और स्टेट को जो सजेशन दिया जाता है उन्हें इम्प्लीमेंट करना उनकी डिस्क्रिप्शन पर होता है। बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। फाइनेंस कमीशन को फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंसिंग व्हील कहा जाता है क्योंकि ये सेंट्रल और स्टेट के बीच फाइनेंस रिसोर्सेज को बैलेंस करता है। रिपोर्ट सबमिशन। फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, जो उस रिपोर्ट को बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखता है। ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन। 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स के लिए कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिसाइड किए थे। ये क्राइटेरिया स्टेट को टैक्स प्रोसीड का फेयर शेयर देने में मदद करते हैं। ये क्राइटेरिया थे 12.5% वेटेज टू डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। स्टेट जो ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ दिखा रहे हैं उन्हें ज्यादा शेयर मिलेगा। 45 वेटेज टू इनकम। स्टेट की पर कैपिटा इनकम को कंसीडर किया जाता है। 15% ईच टू पॉपुलेशन एंड एरिया। स्टेट की पॉपुलेशन और एरिया को देखते हुए शेयर डिसाइड होता है। 10% वेटेज टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। स्टेट जो फॉरेस्ट कवर और इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं उन्हें एडिशनल वेटेज मिलती है। 2.5% वेटेज टू टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। स्टेट जो टैक्स कलेक्शन और फिस्कल मैनेजमेंट में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें रिवार्ड दिया जाता है। अब चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन को देखते हैं। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 का चेयरपर्सन केसी नियोजी थे। 15th फाइनेंस कमीशन 2021 का चेयरपर्सन एनके सिंह थे। ये चेयरपर्सन अपने रिस्पेक्टिव कमीशन को लीड करते हैं और उनकी लीडरशिप में फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस फाइनल की जाती है।